Hello friends, welcome to the second video of the video series for learning fundamental analysis. So first video में we have discussed some basic concepts. We were discussing standalone and consolidated. In this video, I will extend previous videos discussion. Uh, how how the what is the difference between standalone and consolidated? आपको एक तो रफ आइडिया मिल चुका है. Standalone मतलब होता है the core business which is listed in the parent one only, और उसका कोई सब्सिडियरी नहीं है, तो वो सिर्फ स्टैंड अलोन ही वहां पे आपको डेटा मिलेगा. मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है वो सिर्फ स्टैंड अलोन वाला होता है. मगर जहां पे सब्सिडियरीज होता है, द कंपनीज हु हैज subsidiaries or associated or associate with them, or maybe joint venture with the parent, so they report two statements. One is standalone as well as they report consolidated. अगर अगर कोई सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी नहीं है तो दे रिपोर्ट ओनली स्टैंड अलोन. ठीक है. अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम देखता है तो स्टैंड-अलोन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड लाइक देयर इज नो सब्सिडियरी. मगर जब कॉन्सोलिडेटेड होता है तो सब्सिडियरीज इनकम इज आल्सो क्लब्ड विद द स्टैंड अलोन कंपनीज इनकम. वो क्या होता है? मान लीजिए वी आर डिस्कसिंग ऑन द रेवेन्यू फ्रंट. जो फर्स्ट लाइन आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है दैट इज रेवेन्यू. तो ये जो रेवेन्यू आपको स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड एक स्टेटमेंट में मिल रहा है, दैट इज बेसिकली a combination of the top line of its subsidiary and the standalone business. दोनों को मिला के जो टॉप लाइन है दैट इज बेसिकली गेटिंग रिफ्लेक्टेड एज योर कंसोलिडेटेड टॉप लाइन. मगर प्लीज नोट वन थिंग, आई सेड कंसोलिडेटेड टॉप लाइन में सब्सिडियरी का टॉप लाइन एडेड होता है. I didn't say associate और JV इसका added रहता है. तो there is a difference, right? तो सब्सिडियरीज जिसका 50% से ज्यादा स्टेक उसके पेरेंट के पास है, उनके स्टेटमेंट्स में उनके जो स्टेटमेंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है उसका वो कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है. दे रिपोर्ट कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट एज वेल एज स्टैंड अलोन स्टेटमेंट. तो जो कॉन्सोल स्टेटमेंट है उस कॉन्सोल स्टेटमेंट में स्टैंड अलोन बिजनेस के साथ उसके सब्सिडियरी का टॉप लाइन भी एडेड होता है, मगर एसोसिएट का और या जेवी का कभी टॉप लाइन एडेड नहीं होता है. ठीक है. एसोसिएट का क्या होता है, एक रफ आइडिया आपको दे देता है. मान लीजिए आप 20% होल्ड कर रहे हो किसी कंपनी में, उसका बॉटम लाइन क्या है वो देखना है. अब मान लीजिए बॉटम लाइन में 100 करोड़ प्रॉफिट है, तो 20% ऑफ 100 करोड़ ऑफ द एसोसिएट इज 20 करोड़. सो द 20 करोड़ विल कम टू योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. आपका उसका टॉप लाइन हो सकता है 1000 करोड़, बट 1000 करोड़ विल नॉट कम इन द रेवेन्यू. ठीक है. उसके कॉन्सोलिडेटेड में रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू या बाकी लाइन आइटम्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है. ये सारा चीज हम लोग का डिस्कशन रहेगा इन डिटेल्स. लाइक एज आई हैव रेफर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर. तो वो एक लाइन आइटम जो आपको एबिट के बाद कहीं पे आई विल डिस्कस दो स्टेप्स, दो टर्मिनोलॉजीज. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, आई विल डिस्कस फॉर एसोसिएट एंड जेवी. और जो सब्सिडियरी होता है उसका देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन होता है, अदर टेक्निक्स आर आल्सो देयर. तो क्या होता है कि आपको एक क्लब डेटा देखने को मिलता है. ठीक है. सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी शो यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी कैसा देखने को होता है. लेट्स गो टू द, क्या खुला है हम लोगों के पास, वॉल्टस खुला है, राइट? सो दिस इज द
इट्स अ प्लेन वैनिला कंपनी जिसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसा कंपनी इनिशियल फेजेस में समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट फेजेस में हम लोग का और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी डिस्कशन में रहेगा। तो इसका अगर देखते हैं तो इसका सॉरी इसका जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिख रहा है, कंसोलिडेटेड का हम बता चुका है। इसका सब्सिडियरीज का फिगर्स यहाँ पे क्लब है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब स्टैंड अलोन रेवेन्यू प्लस इसका सब्सिडियरीज का क्लब रेवेन्यू। ठीक है। तो देखिए कैसे रिपोर्टिंग होता है। कंपनी रिपोर्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज देयर फर्स्ट लाइन आइटम, राइट। यहाँ पे नोट में देखिए एक नोट बोल के एक सेक्शन है। नोट में यूजुअली एनुअल रिपोर्ट में नोट होता है। जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें भी नोट होता है, मगर वो नीचे मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे वो पॉइंटर्स मतलब नोट्स दिया जाता है और वो लिमिटेड होता है। यहाँ पे ईच एंड एवरी लाइन आइटम विल गेट सम एक्सप्लेनेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो सेल्स रेवेन्यू है, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, और प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है दैट कम्स फर्स्ट। इट स्टार्ट्स विद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद दिस ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स जो भी आप बोले। हाँ, अब सेल्स के साथ क्या होता है कि बहुत टाइम क्या होता है कि एक एक्सपोर्ट कंपनी है, उसका एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर कोर बिजनेस। दैट इज बाई दोज एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑल्सो गेट्स एडेड इन द टॉप लाइन, इन द रेवेन्यू। टॉप लाइन मतलब वो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल रहा है, इट स्टार्ट्स विथ रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टॉप लाइन, टॉप ऑफ द स्टेटमेंट। दैट इज वाई इट इज टॉप लाइन। आई विल बी डिफरिंग दिस टर्मिनोलॉजी अगेन एंड अगेन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आइटम जो देखने को मिल रहा है, अदर इनकम, राइट। नाउ please note one thing: when we will put it in the analyst's format, we will not follow this order. The order will be absolutely different. ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस को एक साथ क्लब कर रहा है हम। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, उसके साथ देखिए फिनांस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, सारा को कुल मिला के टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद कंपनी आ रहा है प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर एसोसिएट, व्हाट आई वाज रेफरिंग। ठीक है। उसके बाद ये आता है जो एबिट के बाद आता है, हम बोला तो वो देखने को मिलेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम जॉइंट वेंचर। अब एज आई वाज रेफरिंग 100 करोड़ इज द टॉप लाइन। ऐसा हो सकता है कि 100 करोड़ लॉस इज एट द हेड ऑफ द एसोसिएट। ठीक है, मतलब एट द बॉटम ऑफ द एसोसिएट 100 करोड़ का लॉस है, आपका 20% रेवेन्यू शेयर है, तो 20 करोड़ ऑफ 20% ऑफ योर 100 करोड़ will be 20 crore. So 20 crore loss will come to your balance sheet. Sorry, your PL, right? तो ये देखिए यहाँ पे 138 करोड़ का ये। और एक चीज देखिएगा हमेशा कि यूनिट क्या है, ये जो फिगर्स है ये देखिए यहाँ पे करोड़ में है, राइट, इन सीआर, इन INR सीआर, राइट। कभी क्या होता है कि कंपनीज लाख में रिपोर्ट करता है, मिलियन में रिपोर्ट करते हैं, मिलियन मतलब 10 lakhs। हाँ, लाख में भी रिपोर्ट करते हैं, मगर यू ऑलवेज ट्राई टू फॉलो वन कन्वेंशन। आई एम कंफर्टेबल इन INR सीआर, दैट इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन आवर कंट्री, INR सीआर। और बिग हाउसेस जैसे आप पकड़ लो कि JP मॉर्गन, सिटी ग्रुप, इन लोगों का जो रिपोर्ट्स देखने को मिलेगा, दे रिपोर्ट इन मिलियन टर्म्स। ठीक है, बट आई डू इट इन INR सीआर टर्म। ठीक है। तो that flexibility you have, you will choose whatever you like, but always follow a single convention। मतलब एक कंपनी आप INR सीआर में रिपोर्ट कर रहे हो, दूसरा मिलियन में कर रहे हो, तीसरा लाख में कर रहे हो, ऐसा मत करना। कंपनीज कैन रिपोर्ट इन सीआर, INR सीआर, लाख, मिलियन, मगर यू बीइंग एन एनालिस्ट आपको एक, और बीइंग एन इन्वेस्टर जो भी आप बोलो, मतलब इफ यू आर इंटेंडेड टू एनालाइज स्टॉक्स, यू फॉलो वन कन्वेंशन ऑफ यूनिट। तो वो चाहे वो करोड़ हो, मिलियन हो, जो भी हो, आप एक कन्वेंशन फॉलो करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है।
तो ये जो कुल मिला के आपका टोटल एक्सपेंसेस टोटल इनकम से डिडक्ट करके दे आर अराइविंग एट सर्टेन नंबर। इसको बोल रहा है कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है वो डोंट गो इनटू दैट, आई विल डिस्कस सेपरेटली। तो उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, जो पीबीटी का हम रेफर कर रहा था वो पीबीटी से पहले ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सेप्शनल आइटम ये सब आ रहा है एबिट के बाद, ईबीटी से पहले। ठीक है, फिर देन टैक्स एक्सपेंसेस एंड आफ्टरवर्ड्स टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको हम बॉटम लाइन बोलते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और क्वार्टरली होगा तो क्वार्टर। ठीक है, तो और एक चीज आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो, जब कंपनी रिपोर्ट करता है 24 पहले रिपोर्ट करता है, 23 पहले, मतलब पुराना वाला को एंड में रिपोर्ट कर रहा है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर को रिपोर्ट कराना होता है। जब क्वार्टरली आप देखोगे आपको रिसेंट क्वार्टर मिलेगा, प्रीवियस क्वार्टर मिलेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर मिलेगा। मतलब अभी हम जून 25 में है, सॉरी जून 24 में है, तो जून 24, मार्च 24, जून से पहले मार्च का है तो मार्च 24, सबसे पहले यहाँ जून 24 मिलेगा, उसके बाद मार्च 24 मिलेगा, उसके बाद जून 23 मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द widely used order which is followed। तो ये जो नेट प्रॉफिट है दिस कम्स एट द बॉटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो इट इज कॉल्ड बॉटम लाइन। तो आई विल बी रेफरिंग टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन अगेन एंड अगेन। ठीक है, मगर when being an analyst or being an investor if you're intended to understand, intended to analyze stocks, तो आपको ये कन्वेंशन फॉलो करके आप नहीं कर पाओगे। what you have to do, let me show you। वही वॉल्टस में ही, वॉल्टस को ही देखता है। देखिए टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, वहां पे वही था टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, एक बार कंपेयर कर रहा है इसके साथ, राइट। तो टोटल इनकम फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन वट एवर। तो दिस इज द टॉप लाइन। ठीक है, इस हिस्टोरिकल, और एवरी टाइम मतलब एक स्टैंड, मतलब एक सिंगल ईयर का नंबर देख के मतलब यू विल नॉट बी एबल टू जज, यू नीड द हिस्ट्री। ठीक है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, वो सामने आएगा, देन यू विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है कंपनी, कहाँ पे प्रॉब्लम्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट का ट्रेंड क्या है, वो अभी वीक है, अप है, मार्जिन का ट्रेंड क्या है, मार्जिन स्क्वीज्ड है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है वो कॉन्टिन्यूड डेटा चाहिए, राइट। उसके अलावा आपको क्लैरिटी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्वार्टरली में देखो वही सेम चीज, क्वार्टरली नंबर्स का भी कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मार्च 24 तक यहाँ पे रिपोर्टेड है, तो सितंबर 20 से डेटा हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखा है, उसके आगे भी अपडेटेड है वट एवर। तो आपका जितना कॉन्टिन्यूड डेटा मिलेगा तो उस अकॉर्डिंगली आपको भी क्लैरिटी आएगा कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या चल रहा है एक्चुअल में, कहाँ पे ट्रेंड ऊपर है, नीचे है, वीक है, स्ट्रांग है, तो अकॉर्डिंगली वो समझ में आता है। ठीक है, लेट्स कम बैक टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दोनों एक ही होता है, मतलब ये क्वार्टर के नंबर पे हिसाब से होता है, वो ईयर के नंबर पे हिसाब से होता है, मगर बोथ आर सेम। मतलब लाइन आइटम्स एंड अरेंजमेंट आर ऑलवेज सेम फॉर क्वार्टरली और फुल ईयर। ठीक है, तो जहां पे कॉन्सोलिडेटेड होता है मैक्सिमम टाइम वी टेक कॉन्सोलिडेटेड, अनलेस देर इज अ स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, कोर को अलग से कर रहा है, तो वो तो कोर अलग से करके हम सब्सिडियरीज को एक एक टाइम अलग से करता है। सब्सिडियरीज को उतना इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल नहीं होता कि लाइन बाई लाइन आप कर पाओगे। ठीक है, मगर कभी करना पड़ता है। हाँ, तो वो करने का मतलब है कि वैल्यूएशन में देयर आर वेरियस टेक्निक्स। एक टेक्निक आता है एसओटीपी, सम ऑफ द पार्ट्स, तो वो अलग अलग करके क्लब करके एक वैल्यूएशन में हम लोग अराइव करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दो स्टेप्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मकसद वही होता है। तो यूजुअली जहां पे सब्सिडियरीज होता है 95%, 98% टाइम्स वी डू कॉन्सोलिडेटेड ऑन। ठीक है, अब स्टैंड अलोन भी कर सकते हो। स्टैंड अलोन कब करोगे, सिर्फ स्टैंड अलोन कब करोगे, हो सकते हो कॉन्सोलिडेटेड है मगर वो जो सब्सिडियरीज का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। तो वो सब टाइम पे हम लोग
कोर बिजनेस को अच्छी तरह से समझने के लिए एक एक टाइम सिर्फ स्टैंड अलोन करता है और बाकी को इग्नोर करता है। ऐसा इंस्टेंस आपको बताएगा। एक्साइड के मॉडल के दौरान मेरा ऐसा सिनेरियो आया था जहां पे एक्साइड लाइफ का बिजनेस तो वो सेल ऑफ कर दिया था एचडीएफसी लाइफ को, मगर एचडीएफसी लाइफ में एक्साइड को एक 5.1% का स्टेक मिला था। ठीक है, वो स्टेक एक्साइड के पास है, तो वो तो कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो कैसे उसको वो 5.1% का क्या रेवेन्यू, क्या बेनिफिट आ रहा है वो कंसोल में हम क्यों ले, कोई मतलब नहीं है। तो इसके अलावा एक्साइड का जो सब्सिडियरीज का हम जब मॉडल बनाया था तब सब्सिडियरीज का इनकम कुछ नहीं था और एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो नेचुरली हम उसको एलिमिनेट कर दिया, हम सिर्फ स्टैंड अलोन लिया और उसको अलग से लिया। अलग से लेने का एक मकसद था, मतलब देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर ईज ऑफ वैल्यूएशन और बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन। हम अलग अलग से पार्ट, सम ऑफ द पार्ट्स करके किया था। आई विल शो यू ऑल दो स्टेप्स। तो बेसिकली ये लाइन आइटम्स को एक बार देखता है। यहाँ पे अरेंजमेंट, वी विल स्टार्ट विथ टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए ग्रोथ दिख रहा है, राइट। आई हैव कंप्यूटेड ग्रोथ। कैसे, आप तो लेट मी शो यू, लेटेस्ट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। ठीक है, कुछ गलती हो गया, लेटेस्ट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर -1। ठीक, दैट इज 7%। आप इसको ड्रैग करोगे तो और डेटा आपको आ जाएगा, मतलब आपको यू नीड नॉट टू कैलकुलेट सिमिलर स्टफ्स एवरी टाइम। ठीक है, आई होप यू हैव एक्सेल, फेयर बिट ऑफ नॉलेज ऑन एक्सेल। अगर नहीं है तो देर आर सो मेनी वीडियोज in the YouTube, you can go and develop some understanding, some capability of Excel, क्योंकि Excel के अलावा कुछ भी करना मुश्किल है। और फाइनल राउंड में जाके हम लोग जब और मतलब आई हैव एन इंटेंशन टू शो यू फाइनेंशियल मॉडल्स एंड ऑल, वो अगर आप करने लगोगे तो एक्सेल का एक फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आता है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट तो होगा, 100% होगा। तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल एक कॉस्ट होता है, वो हम लोग यहाँ पे मतलब टोटल एक्सपेंसेस में फर्स्ट लाइन आइटम आपको वो दिखेगा। यहाँ पे देखिए अदर इनकम नहीं है, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे अदर इनकम नहीं है, मगर उसके बाद देखिए कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ जॉब एंड सर्विसेज जो भी है, तो वो सेम चीज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को हम ले लिए। उसके बाद सेम परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, चेंज इन इन्वेंटरीज, देखिए यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, वही होता है चेंज इन इन्वेंटरीज। उसके बाद देखिए ये जो है, दीज आर आवर कैलकुलेशन परसेंट रेवेन्यू, मतलब हाउ मच इज योर रॉ मटेरियल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ और कंपेयर टू योर टॉप लाइन। टॉप लाइन का क्या हिस्सा है, कैसे कंप्यूट कर रहे हैं हम, टेकिंग द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल एब्सोल्यूट फिगर डिवाइडेड बाय योर सेम ईयर्स टॉप लाइन। ठीक है, तो यू आर गेटिंग परसेंटेज रेवेन्यू। आप इसको ड्रैग करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स हो गया, फिर इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया। नेक्स्ट ग्रॉस मार्जिन आएगा, हम ग्रॉस मार्जिन में आएगा तो इसके बाद। अच्छा अच्छा, चलिए पहले ग्रॉस मार्जिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रॉस मार्जिन एक पिक्चर दिखाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एक पिक्चर दिखाता है कि कितना परसेंट उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट, परचेटेड गुड्स और चेंज इन इन्वेंटरी के बाद उसका जो प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और उसका मार्जिन कितना है। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको दिखाता है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मतलब दिस इज द टॉप लाइन माइनस आपका ये तीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट, ट्रेडेड कॉस्ट और चेंज इन इन्वेंटरी। ये तीन चीजें आप जब ऐड करके टॉप लाइन से डिडक्ट करोगे, सॉरी, ठीक है, देन इट इज बेसिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग ग्रॉस मार्जिन कंप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्यूट फिगर देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमको मार्जिन कंप्यूट करना होता है। हाउ टू कंप्यूट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में, आपके टॉप लाइन के हिसाब से,
तो डिवाइडेड बाई इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर्स टॉप लाइन, राइट। तो ये FY24 का क्या कंप्यूट किया है, तो FY24 का टॉप लाइन, तो 21%, देखिए यहाँ पे दिख रहा है हाउ वी हैव अराइव्ड एट 21%। ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन, दिस ग्रॉस मार्जिन इज अ टर्मिनोलॉजी यू विल लिसन अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अच्छा, तो इससे एक पिक्चर मिलता है कि आपका कोर जो डायरेक्ट बिजनेस के साथ जो रिलेटेड फैक्टर्स है वो डिडक्ट करके आपका प्रॉफिट क्या है, वो मार्जिन से आपको मतलब प्रॉफिट का ट्रेंड एक समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आइटम एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट तो आपको समझ में आ रहा है, HR कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट कितना आपका उसमें मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का जो सैलरी, उसके कंपनी का जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उन लोगों का सैलरी, वेजेस, जो भी है, एवरीथिंग इज क्लब्ड इन द एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस क्या होता है? अदर एक्सपेंसेस को एक बार डिटेल्स में देखना पड़ता है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कौन क्या क्या चीजों को क्लब करके अदर एक्सपेंसेस बनाता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अब अदर एक्सपेंसेस में हो सकता है आप क्या डाल रहे हो, आप हो सकता है ऑडिट फीस डाल रहे हो कंपनी का, फिर कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैवल कॉस्ट डाल रहे हो, फिर कंपनी का मैनेजमेंट का सिटिंग फीस डाल रहे हो, मीटिंग के लिए सिटिंग फीस डाल रहे हो, फिर मान लो कि आप कंपनी के स्टेशनरीज का खर्चा डाल रहे हो। ठीक है, ये सारा खर्चा आप अदर एक्सपेंसेस में डाल रहे हो, तो डिफर करता है। कुछ कंपनीज एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट अलग से रिपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉय का कॉस्ट के ऊपर या नीचे आपको ग्रॉस मार्जिन के बाद एम्प्लॉय एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मिल जाएगा। कुछ कंपनीज, कुछ सेक्टर के लिए एडवर्टाइजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कुछ कंपनीज क्या करते हैं, ये अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्लब कर देता है, करके एक साथ दिखा देता है। ठीक है, अब ऐसा कंपनीज, मान लीजिए कि एक FMCG कंपनी जिसका एक सिग्निफिकेंट एड स्पेंड है, होशियरी कंपनीज जिसका एक सिग्निफिकेंट एड स्पेंड है, अगर वो अदर एक्सपेंसेस को एक साथ रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, देन व्हाट वी शुड डू, वी मस्ट टेक आउट दैट पर्टिकुलर लाइन आइटम एंड सेपरेटली रिपोर्ट इट। ठीक है, वो उसमें क्लैरिटी ज्यादा होता है, एक एक होशियारी कंपनी को देखता है क्या रहता है इसका अदर एक्सपेंसेस। चलिए एक बार फॉर इससे देख लेते हैं, स्क्रीनर में एक बार देख लेता है। मान लीजिए डॉलर, होशियारी कंपनी है डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो उसका एक बार एनुअल रिपोर्ट में जाता है, क्योंकि ये जो अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप है, दैट इज नॉट शेयर्ड इन क्वार्टरली नंबर्स, दैट इज अवेलेबल ओनली इन फुल ईयर नंबर्स। क्या गलत हो गया? हाँ, बहुत स्लो है। अच्छा, देखिए एक बार ये राइट हैंड साइड में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये जो लाइन आइटम्स है ना, ये दिस इज वेरी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक। वो एक एक सेक्टर में एक एक टाइप का लाइन आइटम, मुद्दा एक ही रहेगा, मतलब मान लीजिए कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट, ये सब एक ही रहता है। फिर मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइडर्स में नहीं मिलेगा, वो दिखाएगा हम। ठीक है, रेस्ट लाइन आइटम सर ऑलमोस्ट सेम, मगर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक होता है, जैसे आई आई सेड, लाइक इन्फोसिस में आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि दे डू नॉट परचेज एनीथिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी फाइनल प्रोडक्ट, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मगर विप्रो में मिलेगा, डिस्पाइट बीइंग एन IT कंपनी, विप्रो में कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि उसका एक कंज्यूमर डिवीजन भी है, आपको विप्रो का बल्ब दिखता है ना मार्केट में, तो दैट इज वाई। तो तो व्हाट आई वाज इंटेंडेड टू शो यू, दैट इज द अदर एक्सपेंसेस। तो ये अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप आपको ये एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा।
देखिए 35, नोट नंबर 35, आई विल गो टू नोट नंबर 35। ठीक है, 22, 24, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा बड़ा फिगर, दीज आर ऑल नोट्स। इधर होगा 35 अदर एक्सपेंसेस। देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस आई विल सेपरेटली डिस्कस विथ सेपरेट मींस विथ एग्जांपल्स। जैसे डॉलर का है वैसे अ, बहुत सारा कंपनीज में, मेलकॉम में है, डॉलर में है, होशियरी कंपनीज में 100% है सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस। फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग आपको मिलेगा आईटी कंपनीज में मिलेगा, आई विल शो यू। ठीक है, देखिए पावर एंड फ्यूल कॉस्ट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मेनी कंपनीज। आप एक टाइल्स मैन्युफैक्चरर में जाओ, पावर एंड फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। दे कंज्यूम गैस फॉर देयर रनिंग देयर ऑपरेशन, तो वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है इंटायर कॉस्ट का। तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हो सकते हो उतना सिग्निफिकेंट ना हो। तो 15 करोड़ का अब देखो इन लैक्स था, तो ये 15 करोड़ हो गया ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये 15 करोड़, 1500.88 लैक्स। तो आप 0.88 को छोड़ो, 1500 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 15 करोड़। यहाँ पे 13.29 और 13.30 करोड़ आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा लाइन आइटम्स रिपेयर ऑफ बिल्डिंग मशीनरी इसमें डाला है। तो आप जो मतलब इससे समझ में आएगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, I was saying power and fuel cost is not that significant like an like a tiles or a ceramic company। और 15 करोड़, मगर यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हाउ मच, 100 सीआर। 100 सीआर का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था FY 24 में। 101 सीआर का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था FY 23 में। तो दिस इज सिग्निफिकेंट, व्हाट आई वाज रेफरिंग, दिस इज सिग्निफिकेंट। इसको यू कैन टेक इट आउट एंड कैन सेपरेटली रिपोर्ट इट, और अदरवाइज आपको इन अ सेपरेट पेज यू कैन शो। अब क्या होता है कि कंपनी गाइड करता है कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऐसा रहेगा, दिस इज आवर बजट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो उससे एक पता चलता है कि आपका मार्जिन पे क्यों क्यों ये देखना क्यों जरूरी है कि आपका अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट काफी बढ़ गया, सेल्स से ज्यादा, सेल्स 2% बढ़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट काफी ज्यादा, ऑब्वियसली नंबर इन स्मॉल, नंबर इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल, मगर रिलेटिव टू योर टॉप लाइन। मगर क्या होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज तो होगा ही। आप इसको देख लो ना, 100 सीआर। एक बार वापस आता है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में। देखिए कॉन्सोलिडेटेड टॉप लाइन इस कंपनी का है 1572 करोड़, मैंने 1572 करोड़, राइट। नाउ लेट मी शो यू इन द एक्सेल, वॉल्टस के एक्सेल में ही दिखाता है। लेट मी मेक इट बिग लार्जर। तो कितना टॉप लाइन देखो, 1527 करोड़। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना देखा, 100 सीआर। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू द टॉप लाइन? दिस इज 6%, 6.5%। so this is significant, दिस इज सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये जो 6-7% का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है टॉप लाइन का, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। वो हम लोग को एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दैट इज वाई अदर एक्सपेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका एक इम्पैक्ट मार्जिन में होता है, वो बढ़ जाने का, घट जाने का। आप एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा कर रहे हो, आपका टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है, वो सारा चीजें एक बार मतलब इंटायर एनालिसिस का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो numbers we have discussed so far, consumption of raw material cost, purchase of traded goods, purchase of traded goods क्या होता है? purchase of traded goods मतलब मान लो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, राइट। सारा रॉ मटेरियल आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो क्या कर रहे हो, जो एडिशनल रॉ मटेरियल है वो आप खुद सेल कर रहे हो। तो वो आपके लिए ट्रेडेड गुड्स हो गया, मतलब जो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो।
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर, मतलब जो ड्रग्स बनाता है, मतलब जो मेडिसिन बनाता है, ड्रग्स हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मुलेशन जो बनाता है, वो क्या करता है, एपीआई मतलब उसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, दे कंज्यूम दोज, मतलब दे प्रोक्योर दोज एपीआईज। अब क्या होता है कि कुछ कंपनीज एपीआई खुद बनाता है, उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। मेरा जो हम जो मेडिसिन बनाएगा उसके उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो एपीआई रॉ मटेरियल के हिसाब से मुझे चाहिए, वो हम अपने साइट में ही बनाता है, मतलब अपने फैक्ट्री में बनाता है। वी नीड नॉट टू प्रोक्योर इट फ्रॉम आउटसाइड, तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस टर्मिनोलॉजी। तो क्या होता है कि आप आपका एपीआई हम बना रहे हैं, 100% हम बना नहीं सकते हैं। देर आर वेरियस एपीआई रिक्वायर्ड फॉर माई मेडिसिन। तो क्या, कुछ एपीआई हम बाहर से खरीद रहे हैं, जो एपीआई हम खरीद रहे हैं वो भी पता नहीं कि डिमांड के हिसाब से मेरा क्या आउटपुट जाएगा, उसके हिसाब से। मगर हमको जब प्रोक्योर कर रहे हैं तो आई एम प्रोक्योरिंग अ सर्टेन फिगर, मतलब सर्टेन वॉल्यूम। तो कुछ एक्सेस हो रहा है, तो वो एक्सेस जो हो रहा है दैट आई एम सेलिंग इन द मार्केट। ठीक है, वो मेरे लिए ट्रेडेड गुड्स हो गया। अब मान लो कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स लोग पूछते हैं, क्या नाम है, सेरा सैनिटरी वेयर। वो सैनिटरी वेयर बनाता है, फॉसेट वेयर बनाता है, राइट। अब जब वो सैनिटरी वेयर बना रहा है, तो सैनिटरी वेयर इज क्वाइट क्लोज टू टाइल्स। तो टाइल्स का एक डिमांड आ सकता है, मतलब सेरा का एक्चुअल में है टाइल्स, बट टाइल्स इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस। टाइल्स क्या करता है, वो दूसरा कोई उसके लिए बनाता है, वो एक वेंडर है। तो उसका मतलब सेरा हैज गॉट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस बिकॉज कुछ इशू था वेंडर के साथ। मतलब एक पर्टिकुलर वेंडर का बात कर रहे हैं हम, तो उसमें लिटिगेशन था एटसेट्रा। तो क्या हो रहा है कि आप टाइल्स ले रहे हो, लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ट्रेडेड गुड्स है आपके लिए। ठीक है। तो आपका जो रॉ मटेरियल है, वो आपका ट्रेडेड गुड्स, जो एडिशनल रॉ मटेरियल आप खरीद के बेच रहे हो, दैट इज ट्रेडेड गुड्स। तो ये परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक आई विल शो यू। ये थोड़ा सा मतलब आप पकड़ सकते हो इसको, चेंज इन इन्वेंट्री। आई वाज रेफरिंग दिस टर्मिनोलॉजी, चेंज इन इन्वेंटरी। क्या होता है चेंज इन इन्वेंटरी? आपका साल के शुरू में क्या इन्वेंटरी था, साल के एंड में क्या इन्वेंटरी है, कितना आप ऐड किए हो। ठीक है, दैट चेंज इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड हियर। तो वो जो इन्वेंटरी है, वो इन्वेंटरी में आपका रॉ मटेरियल भी इन्वेंटरी है, आपका फिनिश्ड गुड्स भी इन्वेंटरी है। तो कुल मिला के ये इन्वेंटरी आपका आप रिपोर्ट कर रहे हो। ये देखिए, ये नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब वो आउट, मतलब आपका कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो दैट विल रिफ्लेक्ट। मतलब क्या होता है कि ये तो एक्सपेंसेस आइटम है, आपका एक्सपेंसेस आइटम में कोई नेगेटिव होगा तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो वो डिक्रीज, जो स्टॉक जितना डिक्रीज होता है, जितना आप ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सकते हो, दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर कंपनीज प्रॉफिट एंड हेल्थ, राइट। और इंक्रीज मतलब आपका इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा है। तो वो इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री भी हो सकता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी हो सकता है, मगर जो भी है दैट मे बी अ कंसर्न एट सर्टेन लेवल, मे बी एट सम अलार्मिंग लेवल। मगर हाँ, कुछ इन्वेंट्री तो आपको स्टॉक स्टोर करना ही पड़ता है मैक्सिमम टाइम। तो एक टर्मिनोलॉजी है जस्ट इन टाइम, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। जस्ट इन टाइम मतलब ऐसा इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट सिस्टम होता है जहां पे जस्ट इन टाइम आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ताकि आपको वो इन्वेंटरी में आपका पैसा फंसा फंसा के रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दो स्टफ्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो दीज आर ऑल इमीडिएट, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन इमीडिएट टर्म। तो जो हम अदर एक्सपेंसेस को के मतलब जो हम टोटल एक्सपेंसेस में क्लब कर रहा है, मतलब टोटल एक्सपेंसेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब समेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, पावर एंड फ्यूल अगर अलग से रिपोर्ट करते हैं पावर एंड फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर अलग से रिपोर्ट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। देन वी आर अराइविंग एट टोटल एक्सपेंसेस, राइट। तो ये टोटल एक्सपेंसेस के बाद हम लोग क्या कर रहा है,
तो वी आर डिडक्टिंग दिस टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम द आपका, ये देखिए फॉर्मूला आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। लेट मी मेक इट बिगर। आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो आपका टोटल एक्सपेंसेस आप आपके टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू, ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है उससे डिडक्ट कर रहे हो, देन यू आर अराइविंग एट द टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एबिडा। These are the terminologies we are discussing that is not in the uh, reported numbers of the company. These are all analyst terms. So let me come back to our word file. So this terminology is EBITDA. EBITDA क्या होता है? Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जो EBITDA इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जिससे हम लोग थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो फॉर ऑल these companies, मतलब for all manufacturing companies or part of sub service providers also, this EBITDA is very important. आईटी कंपनीज के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आईटी कंपनीज के लिए क्यों नहीं है वो भी हम बताएगा। उसके अगेंस्ट में हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ध्यान देगा। ऑपरेटिंग मार्जिन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, मोर रेलिवेंट फॉर आईटी कंपनीज, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो ये थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी पैरेलली हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है, डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन, मतलब इससे ये जो टर्मिनोलॉजी इससे समझ में आ रहा है हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ, इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन, इस तीन लाइन आइटम से पहले क्या प्रॉफिट मेरा है वो देखने के लिए हम लोग एबिटा कंप्यूट करते हैं। अब सिमिलरली लाइक वेन एवर वी विल कंप्यूट समथिंग लाइक दिस वी कैन कंप्यूट द मार्जिन। तो मार्जिन, एबिटा मार्जिन क्या है? एबिटा मार्जिन इज नथिंग बट दैट लाइन आइटम एबिटा डिवाइडेड बाय योर टॉप लाइन, सो दिस बिकम्स योर एबिटा मार्जिन। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, G14/G2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आइटम इज डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, ये एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये क्या होता है डेप्रिसिएशन और एंड अमोर्टाइजेशन? अब डेप्रिसिएशन को ले लेते हैं पहले। डेप्रिसिएशन यानी कि यू हैव एन एसेट, ठीक है, आई एम सेइंग इन लेमैन्स टर्म, यू हैव एन एसेट, तो देयर इज अ लाइफ फॉर वन पर्टिकुलर एसेट। पकड़ लो कि आपका कार, तो आपका कार का व्हाट इज द लाइफ ऑफ योर कार? 15 years, राइट? आपका एक कंप्यूटर है, तो व्हाट इज द लाइफ ऑफ योर कंप्यूटर? दैट इज 5 years। मतलब वो चाहे उससे ज्यादा चले अलग बात है, मगर क्या होता है कि एक ये रिपोर्टिंग के लिए जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है, दे गिव दे डिक्लेयर सर्टेन years एज द लाइफ ऑफ सर्टेन गुड्स। जो 5 साल का एक कंप्यूटर का लाइफ 5 year स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। तो नेचुरली क्या हो रहा है कि आप इफ यू हैव परचेस्ड वन पर्टिकुलर कंप्यूटर 1 LK और इसका लाइफ अगर 5 years है, तो एवरी ईयर योर वैल्यू इज डिटोरिएटिंग बाई 20,000, राइट? लेट मी रिपीट वंस अगेन, 1 लाख का कंप्यूटर परचेज किए थे आप, 5 years का लाइफ है, तो हर साल आपका कितना नुकसान हो रहा है? मतलब हाउ मच यू आर लूजिंग एवरी ईयर, दैट इज 20,000। ठीक है, तो फाइनल ईयर में, 5th year में जाके वो जीरो हो जाएगा, राइट? तो दैट इज हाउ डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड। तो डेप्रिसिएशन फिगर कंपनी रिपोर्ट कर रहा है, मगर व्हेन कंपनी इज रिपोर्टिंग, लेट मी शो यू, कंपनी इज रिपोर्टिंग विद इन टोटल एक्सपेंसेस, जो हम पहले भी दिखाया है। देखिए, टोटल एक्सपेंसेस में ये डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड करके डाला है, दिया है। मगर यहाँ पे एबिटा नाम का चीज नहीं है, और सारा एक्सपेंसेस को एक जगह डाल के दिया है। मगर वी आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन विद इन आवर टोटल एक्सपेंसेस बिफोर, और लेट्स से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर एबिटा, ठीक है।
तो लेट मी कम बैक टू एक्सेल वंस अगेन. तो दिस इज द डेप्रिशिएशन amortization कॉस्ट. amortization, अच्छा, सिमिलरली amortization क्या होता है इन केस ऑफ एनी, ये जो हम एक कंप्यूटर बोला, एक कोई एक एसेट बोला, मान लीजिए कि कोई एक इक्विपमेंट है जो भी है, तो उसका वो एक फिजिकली यू कैन टच इट, राइट, यू कैन फील इट. तो इट इज अ टेंजिबल एसेट, क्योंकि यू कैन टच इट, यू कैन सी इट. But there are certain goods which you cannot see, which you can feel only. You can understand, but you that does not have any physical presence. So that is called intangible asset. यानी कि जिसका क्या बोलेगा कि दिस इंटेंजिबल, यानी कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. मान लीजिए कि एक कंपनी का, सॉरी, एक म्यूजिक का एक कॉपीराइट होता है, एक बुक का एक कॉपीराइट होता है, राइट, एक मूवी का एक कॉपीराइट होता है. ये जो कॉपीराइट है, यू कैन नॉट फील इट, यू कैन नॉट सेंस इट, राइट. दैट इज अ दैट इज एन आइटम which is documented only. Okay, you are the owner, so anyone cannot copy from this particular video or movie or book. ठीक है, so you preserve the right being the author of the book or editor, or let's say producer of the movie. तो और कोई आपसे ले नहीं सकता है unless he takes special permission from you. ठीक है, so you hold that right. ठीक है, so that is called intangible asset and the rights associated with that. तो इंटेंजिबल एसेट का भी एक लाइफ होता है. ठीक है, एक आप एक मेडिसिन डेवलप कर रहे हो, so obviously, like your effort, medicine is not developed in 2, 3, 5 years. It takes 10, 15, 20 years. तो क्या होता है जब एक नया मेडिसिन लॉन्च होता है, नया मेडिसिन एक अप्रूवल मिलता है, स्पेशली व्हेन अप्रूवल कम्स इनटू प्ले, देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑन यूएसएफडी. यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, दे आर द रेगुलेटर ऑफ द मेडिसिन मार्केट, मतलब ड्रग मार्केट इन यूएस. एंड यू नो, ड्रग मार्केट, द बिगेस्ट ड्रग मार्केट इन द वर्ल्ड इज यूएस. ठीक है, तो यूएस एफडीए आपको क्या करेगा, मतलब यू विल सीक, मतलब वंस योर मेडिसिन और फॉर्मुलेशन वट एवर you will develop, afterwards you have to apply with all documentation to FDA. FDA will grant you permission. Okay, now it is ready, you can sell it in the market. ठीक है, तो आपको, आप अगर वो मेडिसिन को पहली बार डेवलप कर रहे हो, तो नेचुरली क्या होगा कि देयर आर लाइक, हो सकता है आप 30 साल आपका आप एफर्ट देके इसको डेवलप किए हो. यू हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ, मतलब यू लॉट्स ऑफ मनी आफ्टर दिस फॉर डेवलपिंग वन पर्टिकुलर मेडिसिन. योर साइंटिस्ट्स आर इन्वॉल्व, फार्मासिस्ट साइंटिस्ट्स आर इन्वॉल्व, योर रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व. तो वो खर्चा आप मेडिसिन से अगर लेना चाहते हो, देन मेडिसिन कॉस्ट विल बी, मतलब ऑब्वियसली, मतलब जब एक न्यू मेडिसिन मार्केट में आता है, एक न्यू इन्वेंटेड मेडिसिन मार्केट में आता है, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉस्टली. तो क्या होता है कि ये मेडिसिन अगर आप इनोवेट किए हो, आप इन्वेंट किए हो, और बाकी लोग आके कॉपी करके साइमल्टेनियसली मार्केट में छोड़ दिया, तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, राइट. तो आपका जो 20, 25 साल, 30 साल का जो एफर्ट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट, दैट विल गो इनटू वेन, क्योंकि उसका सबको ही आ जाएगा, तो उसका प्राइस नहीं मिलेगा. जो मतलब आई वांट टू रिकवर माय कॉस्ट ओवर देयर, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो आई एम गेटिंग 15 years ऑफ एक्सक्लूसिविटी. इसको एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं एक्सक्लूसिविटी. ठीक है, ये 15 साल का एक्सक्लूसिविटी आपको मिल रहा है, राइट. तो ये जो 15 years के एक्सक्लूसिविटी आपको मिल रहा है, तो 15 साल आप, यू कैन पुट एनी प्राइस ऑफ योर माइंड, लाइक वट एवर इज देयर इन योर माइंड. ठीक है, तो आप कुछ भी प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, दैट राइट यू हैव. ठीक है, बीइंग द डेवलपर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन. ठीक है, तो उसके बाद उस टाइम में एक्सक्लूसिविटी, मतलब बाकी कोई आपको कॉपी नहीं कर सकते. जो कॉपी कैट मेडिसिन होता है, जो इनोवेटर होता है, उसका जो एक पीरियड, ठीक है, एक पीरियड होता है
उसके जिस टाइम फ्रेम में आप सिर्फ आप ही बेच सकते हो, बाकी कोई बेच नहीं सकता है। तो दैट इज फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स के बाद क्या होगा कि बाकी कंपनीज दे कैन कॉपी योर फॉर्मूला, कैन सेल इट। ठीक है, उसको जेनेरिक मेडिसिन बोलते हैं। इंडिया इज द जेनेरिक मेडिसिन जेनेरिक प्लेयर, बिगेस्ट जेनेरिक प्लेयर इन द वर्ल्ड। यूएस, हम जैसे बोला कि बिगेस्ट मेडिसिन मार्केट इज यूएस, तो यूएस का एक सिग्निफिकेंट पार्ट इंडिया कैप्चर करके रखा है, इंडियन कंपनीज कैप्चर करके रखा है। और यूएस का जो जेनेरिक मेडिसिन है उसका मेन सप्लायर, की सप्लायर इंडियन कंपनीज। ठीक है, तो ये जो 15 ईयर्स का हम बोल रखे, 15 ईयर्स के एक्सक्लूसिविटी आपके पास है। आपका एक्सपेंसेस आप मान लो कि आप यू हैव स्पेंड 100 करोड़, और आपका 15 ईयर्स, और फॉर इज ऑफ कंपटीशन लेट्स से यू हैव 90 करोड़ यू हैव स्पेंड, यू वांट टू रिकवर 19 करोड़। तो आप क्या करोगे? तो 15 ईयर्स का एक्सक्लूसिविटी है, तो आपका क्या हो रहा है कि 90 करोड़ आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स 30 ईयर्स में आप उसको मतलब वो खर्चा किए हो। ठीक है, 15 to 20 ईयर्स में वो आप 90 करोड़ का खर्चा किए हो। तो क्या हो रहा है कि आपको अगर एक साथ आप पीएल में उसको चार्ज कर दोगे, आपके बैलेंस शीट में चार्ज कर दोगे वो, और लेट्स से पीएल में आप अगर चार्ज कर दोगे 90 ईयर्स का 90 करोड़ का खर्चा एक मेडिसिन के लिए इन वन पर्टिकुलर ईयर, देन इट विल hurt your प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्वाइट अ लॉट। एक एक साल एक एक मेडिसिन आएगा एंड इट विल डिप योर मार्जिन इन अ बिग वे। तो आप खर्चा भी एक साथ नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं कर रहे हो, दैट इज स्प्रेड ओवर द ईयर्स। तो ये जो 15 साल का एक्सक्लूसिविटी आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो खर्चा है उसको एमोर्टाइज, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ये जो 15 साल, जैसे हम फिजिकल गुड्स के लिए, टेंजिबल एसेट्स के लिए बोला कि आप 5 साल में डिवाइड कर रहे हो, तो आपके इंटर खर्च यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स के लिए you are dividing in 15 years, right? So 90 crore divided in 15 years means you are charging 6 crores towards amortization every year, right? तो वो थोड़ा बैलेंस हो गया, rather than putting 90 crores together, तो 6 crores आप 6 crores करके आप amortize कर रहे हो आपका एसेट को, that is also an asset, right? तो आपको आपका एसेट को आप बैलेंस शीट में amortize कर रहे हो, क्या बोलता है कि 15 ईयर्स तक, तो वो amortization कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो वो आपका पीएल में डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के साथ चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन कुछ कंपनीज का होता है, कुछ कंपनीज का सिर्फ डेप्रिसिएशन होता है, कुछ कंपनीज का डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन दोनों ही होता है, कुछ छोटा बहुत कंपनी कुछ एक है जिसका एमोर्टाइजेशन ही मेन होता है, मगर वो कम है। तो ये जो कुल मिला के आपका जो क्लब जो डेटा है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन फॉर एवरी ईयर, दैट इज चार्ज्ड इन योर पीएल। ठीक है, तो वंस यू आर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड amortization फ्रॉम योर EBITDA, जो हम अभी इससे पहले कंप्यूट किया, दिस इज कॉल्ड EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार लेट मी शो यू हियर, EBIT यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट? तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद हम लोग इंटरेस्ट एंड टैक्स कंप्यूट करने से पहले जहां पे हम लोग है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ कंपनीज। किसके लिए? मान लीजिए कि आईटी कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एबिटा, क्योंकि आईटी का जो मेन खर्चा है, जो मेन जो एसेट है, दैट इज ऑल कंप्यूटर्स। जो और आपका कोई सॉफ्टवेयर अगर आप सर्विस ले रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर का जो खर्चा है, तो वो खर्चा आपका क्या बोलता है, यू आर अवेलिंग अ सर्विस ऑफ वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो वो आपका एक खर्चा है विच यू वो नॉट बी एबल टू चार्ज इन अ सिंगल ईयर, क्योंकि हो सकता है उसका लाइफ 3 ईयर्स है, तो आप 3 साल में अमोर्टाइज कर रहे हो। कि आप एक सब्सक्रिप्शन लिए एक सॉफ्टवेयर का, जिसका 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आप एक साथ ले रहे हो, थोड़ा सस्ता पड़ रहा है आपको। ठीक है, हम लोग लेता है बहुत टाइम, ये क्या बोलता है कि क्विक हिल का, या कोई एंटीवायरस का हम लोग जब सब्सक्रिप्शन लेता है,
तब क्या होता है कि 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो आप एक कंपनी हो तो आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का सर्विस ले रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 3 साल 5 साल का, तो क्या होता है कि एक साथ आपको एक चंक अमाउंट पेमेंट करना पड़ रहा है। नाउ यू आर अमोर्टाइजिंग इट ओवर द ईयर्स, तो 5 साल में 3 साल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, करके आप चार्ज कर रहे हो, तो वो आपको हर्ट कम करेगा। ठीक है। तो as IT companies have only asset of computers, ठीक है, और लिटिल बिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब उसका और कोई खर्चा तो है नहीं, वट एवर द मेन कॉस्ट इज देयर दैट इज एसोसिएटेड विद दोस tangible assets and tangible computers and intangible a few intangible assets. So naturally the cost, the majority of the cost comes from this क्या बोलता है कि ये कंप्यूटर और आपका tangible and intangible assets, उसके depreciation amortization, that is why operating profit is better measure or better metrics for understanding an IT company than EBITDA. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो एबिट आया इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो एबिट मार्जिन हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलता है। ठीक है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज समथिंग विच आईटी कंपनीज कीप ऑन रिपोर्टिंग, एंड सम ऑफ द आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो जो सीक्वेंशियल गाइडेंस देता है, इन्फोसिस जो एनुअल एग्जिट ईयर गाइडेंस देता है, ये लोग क्या करते हैं कि दो गाइडेंस देते हैं। एक होता है कांस्टेंट करेंसी टॉप लाइन ग्रोथ। कांस्टेंट करेंसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन नहीं रहेगा। आई हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑफ आईटी स्टॉक एनालिसिस, आईटी कंपनीज रिजल्ट एनालिसिस, उसमें आपको मिलेगा। जब हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे देन आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। तो आईटी कंपनीज रिपोर्ट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, उसका गाइडेंस देता है जो आईटी कंपनीज गाइडेंस देता है, मतलब इन्फोसिस, विप्रो वगैरह। टीसीएस गाइडेंस नहीं देता है तो टीसीएस से नहीं मिलता है। तो ये जो दैट इज वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इसके बाद आपका वो दो कंपोनेंट है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट क्या होगा कि एबिट के बाद जो खर्चा इंटरेस्ट होगा दैट मस्ट बी डिडक्टेड। और जो अदर इनकम, अदर इनकम क्या होता है, आई एम कमिंग टू दैट। तो अदर इनकम इज बेसिकली एडेड। ठीक है, अदर इनकम जो हम लोग यहाँ पे देखा था, मतलब कंपनी के रिपोर्टिंग में हम लोग ऊपर देखा था रेवेन्यू के बाद अदर इनकम, दैट अदर इनकम एक्चुअली कम्स इन एबिट। ठीक है, मतलब आफ्टर एबिट इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा, अदर इनकम ऐड करेगा, देन यू विल बी अराइविंग एट द टर्मिनोलॉजी एट द लाइन आइटम कॉल्ड ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, राइट। सो यहाँ पे हम लोग आके खड़ा हुए। ठीक है, आई वॉज रेफरिंग अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है? देखिए, अदर इनकम इज वेरी क्रिटिकल item which is not related to your operating cost, and that is why although it is an income, it is never added to your top line। जैसे मान लीजिए कि ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मतलब आपका कोर बिजनेस का इनकम नहीं है। ये क्या है? मान लीजिए कि द कंपनी हैज इन्वेस्टेड अ चंक ऑफ अमाउंट इन द बैंक। ठीक है, आप आपका जो कैश फ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, तो कैश को आप रख के क्या करोगे आपके पास? दैट डज नॉट हैव एनी यूटिलिटी। थोड़ा सा फॉर इमरजेंसी पर्पस थोड़ा सा रख के, बाकी यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, मे बी इन द लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो आप इन्वेस्ट करो, वेरियस मीन्स में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसका एक रिटर्न भी आता है। ठीक है, उसका एक चाहे वो डिविडेंड हो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका डिविडेंड आ सकता है। आपका म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक डिविडेंड आ सकता है, एक एक गेन भी उसका आता है। तो वट एवर इट्स कमिंग, दैट इज बेसिकली a part of your company's income, but it's not the core income. That is why it is never considered in the top line. This income is considered as the other income. ठीक है, तो एक एक बार आप देखोगे कि दिस जंप इन द बॉटम लाइन जो यूजुअल नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, व्हाई इट इज नॉट इन लाइन विथ योर प्रीवियस ईयर्स। आई एम रेफरिंग बॉटम लाइन, क्यों पिछले साल के तरह नहीं, देयर आर सडन जंप इन द अदर इनकम। तो अगर
आपका 8 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, सडनली एक साल आपका 80 करोड़ का 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोले अरे भाई क्या रिजल्ट आया है। बात ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर 8 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट जो जिसका आता है वो सडनली 50 करोड़ का है, देन यू हैव टू गो बैक एंड लुक इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई क्या एग्जैक्टली हुआ है, इज इट रियली an increase in the bottom line due to better performance, or there is any other line item, other income बढ़ गया होगा, कुछ एक्सेप्शनल आइटम का भी हम डिस्कस करेगा। तो वैसा कुछ है क्या जिसके वजह से आपका इतना आपका अदर इनकम बढ़ गया है, जिसके कारण आपका बॉटम लाइन बढ़ गया है। तो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ इट। ठीक है, तो दिस इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसके साथ अच्छा, लेट मी कम बैक हियर इन माय एक्चुअल एक्सेल। अब देखोगे ईबीटी के बाद वी आर रिपोर्टिंग वन लाइन आइटम दैट इज एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम उसके बाद, तो दिस इज बेसिकली ईबीटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। उसके बाद आता है एक्सेप्शनल आइटम विच इज बेसिकली एडेड to the EBT, and then we arrive at EBT after exceptional item. What is this exceptional item? आप देखो वॉल्टस के लिए लास्ट ईयर 243 244 का एक नेगेटिव फिगर दिखा रहा है, मतलब लॉस दिखा रहा है। ठीक है, मतलब इट इज बेसिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर ईबीटी। ठीक है, ये प्रीवियस जो नंबर है दिस इज ईबीटी, राइट। तो ईबीटी से आप डिडक्ट करके यू आर अराइविंग एट ईबीटी आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स। एवरी ईयर मतलब हर साल नहीं होता है, लाइक दैट नंबर इज एब्सेंट रेस्ट ऑफ द ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्शनल, मतलब इट्स नॉट एन रिकरिंग, इट कम्स, इट्स नॉट अ ये दिस इज आल्सो मे बी एन इनकम, मे बी अ लॉस, वट एवर, बट इट डज नॉट कम क्वाइट ऑफन। क्या होता है कि अदर इनकम से डिफरेंस आप समझिए, अदर इनकम्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो तो उनका इसका इनकम एवरी ईयर लाइक इट विल कीप ऑन कमिंग, बट एक्सेप्शनल आइटम इज समथिंग विच इज वन ऑफ, ये हमेशा नहीं आता है, रेयर ही आता है, राइट। तो ये एक्सेप्शनल आइटम को हम लोग ऐड करता है हम। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो वो डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपका ये एक्सेप्शनल आइटम आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ से आ रहा है। एक एग्जांपल आपको एक्सेप्शनल आइटम का, अ कंपनी परचेज्ड सॉरी सोल्ड अ लैंड। तो ये जो इनकम है ये रिकरिंग इनकम नहीं है, दिस इज वन ऑफ। तो वो एक लैंड सेल करके उसको 200 करोड़ आया है, तो दैट इज एन एक्सेप्शनल आइटम, विल बी एडेड टू योर एक्सेप्शनल आइटम। तो आपका 600 करोड़ के नीचे, अगर 600 करोड़ का ईबीटी के नीचे अगर एक 200 शेयर का एक्सेप्शनल आइटम ऐड होता है तो यू विल योर प्रॉफिट विल बी मतलब ईबीटी विल बी, ईबीटी आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम विल बी 800 शेयर, राइट। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब ये एक्सेप्शनल आइटम भी हो सकता है इफ योर बॉटम लाइन इज इन्फ्लेटेड। तो एक बार चेक बैक करके देन डिसाइड। ठीक है, तो एक्सेप्शनल आइटम में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे दिस ईयर क्या नाम है, कौन सा कंपनी का साइट में आग लग गया था, आई कैनॉट रिकॉल द नेम। द कंपनी रिपोर्टेड एन एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 110 करोड़ इन Q1 FY25। अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन से कंपनी का, मगर आई हैव एनालाइज द you know I have analyzed this company, its financials। तो मुझे देखने को मिला एक्सेप्शनल आइटम के बाद वो लॉस दिखा रहा था, मतलब करीब वट एवर आई कैन रिकॉल 150 करोड़ के आसपास का लॉस दिखा रहा था। मगर एक्चुअल कंप्यूटेशन के बाद वो एक्चुअल कंप्यूटेशन मतलब देयर विल बी एन एडजस्टमेंट जो हम एंड में देखेगा। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट के बाद आपको एक्चुअल रियल फिगर देखने को मिलेगा, मगर ये आपको एक बार जो भी है वो एक बार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ वी आर अराइविंग एट ईबीटी आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम। उसके उससे आपको टैक्स डिडक्ट होगा। अब टैक्स क्या होता है कि लाइक वट एवर कॉर्पोरेट इज पेइंग टू द गवर्नमेंट दैट इज द टैक्स। अब टैक्स आपका टैक्स किस पे चार्ज होता है, टॉप लाइन पे? बिल्कुल नहीं, टैक्स चार्ज होता है ईबीटी पे। अगर आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज 100 शेयर, तो आपका 100 शेयर के ऊपर आपका टैक्स कंप्यूट होगा। हाउ मच? स्टैंडर्ड इज 25.17%।
ठीक है, 25.17% इज द करेंट प्रिवेलिंग टैक्स रेट फॉर द कॉर्पोरेट। ठीक है, पहले वो 33%, तो पिछले कुछ साल वो घट के 25.17%। अब डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट है, कुछ कंपनीज है जिसका 17-18% के टैक्स ब्रैकेट में होता है, कुछ टैक्स हॉलीडेज में होता है कुछ साल का, मतलब पहला 4-5 ईयर्स का एक टैक्स हॉलीडे का भी होता है। अब क्या होता है, हम एक्स्ट्रा दे के रखा है, आई कैन गेट बैक द अमाउंट। जैसे हम लोग को टीडीएस बैक में मिलता है, वैसे कंपनी एडिशनल पे करके रखता है, तो उसको टैक्स रिफंड भी होता है। तो टैक्स रिफंड है तो आपको वो नेगेटिव दिखाएगा टैक्स टैक्स में। मगर ये जो नीचे जो परसेंटेज टैक्स रेट बोल के हम कंप्यूट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज एंड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, मतलब क्या टैक्स आप पे कर रहे हो, क्या टैक्स रेट है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो टैक्स अगर आप आपके ईबीटी आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम से आप डिडक्ट कर रहे हो, देन यू आर अराइविंग एट नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और पैट, जो भी आप बोलो। ठीक है, सो लेट मी राइट द टर्मिनोलॉजी। दिस द फाइनल टर्मिनोलॉजी इज पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्लस नहीं होगा, ठीक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट। तो अब हम पैट का मार्जिन भी कंप्यूट कर सकते हैं, पैट डिवाइडेड बाय योर सेल्स और ऑपरेटिंग इनकम, जो भी आप बोलो। तो दैट विल बी योर पैट मार्जिन। सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर वीडियो एनी मोर। तो उसके बाद इसका डिस्कशन वापस से फर्दर रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट का बात करेगा। जो एक्सेप्शनल आइटम देखिए, जो इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखा रहा है या डिफ्लेटेड नंबर्स जो दिखा रहा है, दैट डज नॉट गिव अस द करेक्ट पिक्चर, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट होगा। आई विल शो यू दोज एडजस्टमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड प्लीज डोंट मिस द वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल फॉर give me support for my honest efforts. uh, will appreciate a like for my video. Thank you so much, and this much is enough in this particular video, and please keep on watching my next videos as well. Thank you so much.